ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हम सभी को नीच समझते हैं, अपमानित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक एक करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत आरक्षण दिया गया था, खत्म करती जा 35 लाख 50 लाख प्रति छपा करके नया अर्थ उसमें पिरोदों हो कि ताड़ना का मतलब शिक्षा देना। तो एक नया सवाल खड़ा हो गया, तुम पशु को कौन सी शिक्षा दोगे? तुम ढोर को कौन सी शिक्षा दोगे? इसलिए बनावटीपन तो अपने आप आ गया। वहीं दूसरी ओर सापत ताड़त पुरुष कहंता, उसी रामचरितमानस की चौपाई में आज भी ताड़त का अर्थ है मारना पीटना, गाली और अपमान करने की परंपरा को बनाए रखने के लिए अर्थ का अनर्थ दिखाकर बचना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता ने इनकी चालाकी को भी पकड़ लिया और चालाकी को भी समझ लिया कि यह जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो अर्थ का अनर्थ करके लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं को हजारों साल से अपमानित किया गया। कभी शंभुक ऋषि का सर काटा गया, धोखे से कभी एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत। मेरे साथ चर्चित चेहरे और कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। इनको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद। फिलहाल चल रहे विवाद में जितने भी मनु मीडिया के चैनल थे लगातार इनके पीछे पड़े थे कि अब इनके साथ समाजवादी पार्टी कुछ न कुछ कार्रवाई करने वाली है। लगातार उनको जाने कौन से सूत्र खबर दे रहे थे कि अखिलेश यादव बहुत नाराज हैं। फिलहाल तो उनके आए बयान से साफ साबित हो रहा है कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे कद्दावर नेता के साथ खड़ी है। भले ही उनके बयान और विचार निजी हैं, लेकिन उनके मुद्दे असल हैं और उनके मुद्दों के आधार पर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मैं खुद ना बताते हुए इन्हीं से पूछूंगा क्या कुछ रहा और जो अखिलेश यादव जी का बयान है क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहली बात तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो भी कहा उसमें देश के महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का दर्द तो है ही, उनका अपना भी दर्द है। क्योंकि जिस तरीके से आज तथाकथित धर्म के नाम पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों तथा महिलाओं को अपमानित करना, गाली से नवाजना, पिटाई करने का निर्देश देना, अपमानित करना, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके नीच कहना, आदि आदि आदि, धर्माचार्य लोग इसको धर्म मान के चलते करते चले जा रहे हैं। उस पर 6 दिन से लगातार बहस चल रही है। यद्यपि आज इस विषय पर मैं औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने गया था, यद्यपि इस बिंदु पे तो कोई वार्ता नहीं हुई, लेकिन मेरी वार्ता खत्म होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी कार्यक्रम में गए थे। जिस तरीके से भाजपा सरकार और मनवादी मीडिया अखिलेश यादव जी के साथ अमर्यादित व्यवहार करने की कोशिश की, उनका अपना भी दर्द फूटा। क्योंकि याद होगा आपको, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार बनी, उन्होंने मुख्यमंत्री
5 कालिदास मार्ग आवास को छोड़ा तो यही भाजपा के लोगों ने 5 कालिदास मार्ग को गंगा जल से धुलवाया था। तो स्वाभाविक रूप से इसलिए धुलवाया था कि अखिलेश यादव जी कितने भी पढ़े लिखे विद्वान क्यों न हो, अखिलेश यादव जी भले स्वयं मुख्यमंत्री क्यों न रहे हों, भाजपा की नजर में, धर्म के ठेकेदारों की नजर में वो अभी भी पिछड़े हैं, यादव हैं और गांव के सामान्य अहीर जैसा बर्ताव 5 कालिदास मार्ग को गंगा जल से धुलवा करके करने का दुस्साहस किया था। तो स्वाभाविक रूप से अखिलेश यादव जी ने देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं सबकी पीड़ा को लेते हुए अपनी पीड़ा जोड़ करके कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हम सभी को नीच समझते हैं, अपमानित करते हैं और स्वाभाविक रूप से वो आज देश के करोड़ों करोड़ों 97% गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं की आवाज बनकर के अपने दर्द को साबित किया। जो कुछ भी हुआ, आज उन्होंने कहा कि अब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल दी गई है कि जातिवार जो जनगणना है उसको आप, उस मुद्दे को आप आगे लेके चलेंगे, उसको कराने की कोशिश करेंगे। जो सबसे बड़ी बात है कि आपने सबसे पहले सम्मान की बात कही, आपने सम्मान का सवाल खड़ा किया और आपको अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी मिल गई। क्या लग रहा है जो दलित पिछड़े हैं वो किस तरीके से आने वाले वक्त में आपके साथ खड़े होने वाले हैं? क्या देखिए, कुल मिलाकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक एक करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत आरक्षण दिया गया था, खत्म करती जा रही है। और साथ ही साथ जातीय जनगणना की मांग काफी अरसे से लगातार हम लोग करते चले आ रहे हैं। यहां तक कि भाजपा भी जब विपक्ष में थी तो जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही थी, और जब सरकार में आ जाती है तो जुबान पर ताला लग जाता है। यहां तक कि कांग्रेस भी जब विपक्ष में रहती है तो भी जातीय जनगणना की मांग करती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो भी जातीय जनगणना पर चुप हो जाती है। इसलिए अब पार्टी लाइन तय हुई है कि हम जात आधारित जनगणना की मांग तो करेंगे ही करेंगे। उत्तर प्रदेश में यदि हमारी सरकार बनेगी और केंद्र में भी अगर विपक्ष की सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना करा करके रहेंगे। और साथ ही साथ जो आज दलितों, पिछड़ों के आरक्षण पर लीपापोती की जा रही है, आरक्षण मारा जा रहा है, संवैधानिक अत्याचार, डकैती डाली जा रही है, इसको हम वापस कराएंगे। अभी जो है ये जो कुछ नई अपडेट थी उसके अलावा एक नई अपडेट है जो बड़ा चल रहा है खबरों में, है मामला कि आपके बयान के बाद एक बात बड़ी चर्चा में आ गई कि 50 लाख के आसपास प्रतियां गीता प्रेस से छपी रामचरितमानस की, उसमें ढोल कवार शूद्र पशुनारी वाले दोहे में ताड़ना का जो मतलब था वो बदल दिया गया है। देखिए, दो चीजें, ताड़ना का मतलब हमारे जितने भी शब्दकोश हैं, डिक्शनरीज हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, एक चीज। दूसरी चीज, गीता प्रेस के बदल देने से किसी की मूल पहचान और परिभाषा खत्म नहीं होती। तीसरी चीज, चोर चोरी करे या कितनी भी चतुराई करे, कोई न कोई गलती अपने आप छोड़ जाता है। और ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी तो भले 35 लाख 50 लाख प्रति छपा करके नया अर्थ उसमें पिरो दो हो कि ताड़ना का मतलब शिक्षा देना, तो एक नया सवाल खड़ा हो गया, तुम पशु को कौन सी शिक्षा दोगे? तुम ढोल को कौन सी शिक्षा दोगे? इसलिए बनावटीपन तो अपने आप आ गया।
वहीं दूसरी ओर सापत ताड़त पुरुष कहंता, उसी रामचरितमानस की चौपाई में आज भी ताड़त का अर्थ है मारना पीटना। और तीसरी चीज, एक सबसे बड़ी गलती है कि तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी मुगल पीरियड, अकबर के जमाने में, उस समय स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। जब स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तो शिक्षा देने की बात कहां से आ गई? यानी एक नहीं, तीन सवाल नई किताब छाप करके इन लोगों ने नया पैदा कर दिया। और रही बात महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, ज्योतिबाराव फुले जी के आंदोलन के बाद मिला, ब्रिटिश हुकूमत ने दी। देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को पढ़ने लिखने का अधिकार तमाम समाज सुधारकों के लंबे संघर्ष के बाद मिला, वो भी ब्रिटिश हुकूमत में दी गई। तो ये तो नारी शूद्रो नधीतम, इसके पक्षधर थे। तो ये कहां स्त्री और शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार देंगे? मान लिया कि दे भी रहे। तो पशु में गाय, भैंस, सुअर, बकरी, ऊंट, हाथी सब आते हैं। इनको क्या शिक्षा पढ़ाएंगे? कौन सी किताब पढ़ाएंगे? और साथ ही साथ यह गाली और अपमान करने की परंपरा को बनाए रखने के लिए अर्थ का अनर्थ दिखाकर बचना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता ने इनकी चालाकी को भी पकड़ लिया और चालाकी को भी समझ लिया कि यह जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो अर्थ का अनर्थ करके लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी में एक और चौपाई है, आपको अगर याद हो तो, अधम जाति में विद्या पाए करके एक चौपाई है, उसमें भी यही है। उसका बेसिक मतलब यही है, मतलब भी यही है, हाँ, कि इनको शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसलिए शिक्षा देने का कहानी मनगढ़ंत है और मनगढ़ंत कहानी का भी पोल खुल गया है। मतलब अर्थ बदल देने से जो सालों का अनर्थ है वो नहीं खत्म होने वाला है, नहीं खत्म होगा। तो एक बड़ा, अभी मैं बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने आपके देखे, मैं तो उसको मनु मीडिया कहता हूं, आप पता नहीं क्या कहते हैं, और आप जिस मंच से हैं उसको इस तरीके से प्रेजेंट भी नहीं कर सकते, लेकिन उनका बड़ा आरोप है कि यार ये जो है सिर्फ राजनीति का खेल है, इनको किसी से किसी को मतलब नहीं है। हम हर जगह देख रहे हैं, उनको इस बात पे बड़ा दुख है, वो आरोप लगा रहे हैं कि जैसे बीजेपी वाले नहीं हिंदुओं को इकट्ठा करते हैं, ये बस राजनीति कर रहे हैं। ये असल में इसके पीछे का क्या मंतव्य होता है इनका इस तरीके का काम? देखिए, कुल मिलाकर के धर्म के नाम पर इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं को हजारों साल से अपमानित किया गया। कभी शंभुक ऋषि का सर काटा गया, धोखे से कभी एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया, कभी नारी शूद्रो नधीता पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, कभी धन धरती शिक्षा सम्मान सब छीन करके उनको निर्धन गरीब जंगलों में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो ये आज भी चाहते हैं कि हजारों साल से जिसको हम दबाए हैं वो सीना तान के खड़े ना हो, सिर उठा के जिए नहीं, हमारे गुलाम बन के जिए। हम जैसा चाहे इनको गाली दें, जैसा चाहे हम मारे पीटें, जैसा चाहे हम इनके साथ दुर्व्यवहार करें, जैसा चाहे हम इनको अपमानित करें। लेकिन अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारतीय संविधान इनको ऐसा नहीं करने देगा, इनके मनमाने पर रोक लगाएगा। अब जाके आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मेरा आखिरी सवाल यही है कि उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए किस तर्ज पर काम किया जाने वाला है, क्या योजना है और कैसे ये लड़ाई लड़ी जाएगी जातिवार जनगणना की? आज देखिए, प्रारंभिक वार्ता हुई है जी, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठ करके
इसकी रणनीति का अंतिम स्वरूप तैयार किया जाएगा और साथ ही साथ मांग पत्र भी भेजा जाएगा। जाति आधारित जनगणना कराने की मांग भी की जाएगी और राय विमर्श में रणनीति तय हो जाने के बाद रणनीति के मुताबिक स्तरवार कदम भी बढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से बिहार में हो रही जातिवार जनगणना, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश भी बाकायदा अपने आंकड़े जो है गिनना शुरू स्वाभाविक रूप से अगर केंद्र सरकार आनाकानी करेगी तो पहले तो हमारा लक्ष्य है 2024 लोकसभा चुनाव में केंद्र में भाजपा सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और साथ ही साथ हम लोग इस प्राथमिकता के साथ 2024 का चुनाव लड़ेंगे कि 2024 लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की विदाई का चुनाव हो और साथ ही साथ सारे पक्षी मिलकर के केंद्र में जो सरकार बनाएंगे, स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते वो भी एक उसमें बड़ी हिस्सेदार बनेगी उस समय। अन्यथा प्रदेश सरकार बनने पर जाति गणना हम अवश्य कराएंगे। पूरे इंटरव्यू का बेसिकली मैं ये कहूंगा कि जो लोग तर्क, विज्ञान और दलित पिछड़ों के हक अधिकार की बात करते हैं उनके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण सार है कि आने वाले वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे नेताओं की आवाज यूं ही बुलंद रही तो बहुत बेहतर वक्त आने वाला है। बाकी जो लोग नफरत करते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, जिनको चिढ़ है इस बात से कि दलित पिछड़ों की बात हो रही है, वो उनको उन बयानों को जो कि किसी के भले के लिए हैं, किसी के सम्मान के लिए हैं, उनको बार बार विवादित बताते रहेंगे और इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे।